कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आ चुके हैं आपके सामने अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से कंप्लीट ग्राफ डायग्राम। जी हाँ फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले आपके साथ जो आपके पूरे इकोनॉमिक्स क्लास 12th में जो ग्राफ है उसके लिए फ्रेंड, जैसा हमने स्ट्रैटेजी बनाया था बिजनेस स्टडीज पेपर के बाद ही क्या से हम लोग आपके पेपर 27 मार्च से पहले पूरे इकोनॉमिक्स को रिवाइज करवा देंगे, चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माइक्रो बता देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे मैक्रो के, कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा देंगे। तो फ्रेंड्स इन्हीं की जर्नी के हिसाब से आज आ चुके हैं आप लोगों के सामने कंप्लीट ग्राफ डायग्राम को लेते हैं। फ्रेंड्स माई सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग आदित्य कॉमर्स अ कंप्लीट एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। और क्योंकि आपका क्लास 12th है, आपको प्रिपरेशन करना है वेरियस यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, तो वो भी आपको आदित्य कॉमर्स पे ही फ्रेंड्स कराया जाएगा। तो चलिए सीधे बात करते हैं ग्राफ को लेते हुए, डायग्राम को लेते हुए, बिना आपका टाइम वेस्ट हो। हाँ फ्रेंड, अगर आपने मिस कर दिया अभी तक कोई भी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो जहां पे हमने 4 वीडियोस के अंदर में पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज किया, हम लोगों ने 4 वीडियोस के अंदर में पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइज किया, हम लोगों ने देखा कि कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में, हम लोगों ने देखा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो अगर आपने मिस कर दिया ये सारी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, तो आपको उन सारे वीडियोस का लिंक फ्रेंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चेक जरूर करिएगा। चलिए सीधे बात करते हैं आज ग्राफ डायग्राम को लेते हुए। फ्रेंड हम लोग सीधे यहाँ पे एक ही ग्राफ को उठाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आपको कि कैसे ग्राफ बनाना है, कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है और कहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं अपने ग्राफ को ड्रॉ करने में। फ्रेंड जो सबसे पहला हम लोग ग्राफ समझने वाले हैं अपने पूरे इकोनॉमिक्स क्लास 12 के ग्राफ में से, वो है अपना फ्रेंड पीपीसी का, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहा जाता है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स ग्राफ बनाने से पहले आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या? पहली बात ध्यान समझिएगा, आप जब भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो आपका ग्राफ ना छोटा ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए, नॉर्मल साइज में होना चाहिए फ्रेंड। और जब आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे ना तो ये आप सबसे पहली बात क्या ध्यान रखोगे कि इसको आपको स्केल से ड्रॉ करना है। नंबर 2 बात आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि आपको इस डायग्राम को पेंसिल से ड्रॉ करना है कॉपी में। नंबर 3 जो आपको ध्यान रखना है, बनाने के बाद यहाँ पे एरो लगा देना है। स्टूडेंट्स एरो नहीं लगाते हैं और वो वहां पे मार्क्स फ्रेंड लूज कर देते हैं। तो आपको ग्राफ बनाना है, स्केल से पेंसिल से ड्रॉ करना है, एरो बनाना है। बनाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको y लिखना है, 0 लिखना है, यहाँ पे फ्रेंड आपको x लिखना है। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो फ्रेंड तो मार्क्स लूज करने का पॉसिबिलिटी बनती है। उसके बाद फ्रेंड आपको लेबल करना है कि भाई मैंने x एक्सिस पे क्या शो किया, मैंने y एक्सिस पे क्या शो किया। फ्रेंड एक बहुत ही छोटी सी टिप मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में 99.999% टाइम्स इस जगह पे क्वांटिटी लिखते हैं और जो भी चीज और बच गया ना, जो भी और बच गया उसको फ्रेंड यहाँ पे शो करते हैं। समझ में आ गया ना फ्रेंड। अब जब बात करते हैं फ्रेंड पीपीसी का, तो आपने देखा होगा पीपीसी का ग्राफ कैसे बनता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो ग्राफ होता है फ्रेंड वो हमेशा कॉनकेव बनता है, उसको आप ऐसे बनाना है फ्रेंड। ये ग्राफ आपको पीपीसी का ऐसे बनाना है फ्रेंड, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। फ्रेंड बनाने पर क्या करना है आपको ना, इस पे अपना कोई भी आप 4 नेम दे दीजिए, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया फ्रेंड। क्लियर है ना? यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना फ्रेंड, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे कि ये मेरा एक्स एक्सेस पे कौन सा है, ये मेरा गुड्स एक्स है, जबकि मेरा वाई एक्सेस पे मेरा गुड्स वाई है। यहाँ पे फ्रेंड लिख दीजिएगा और आप ऐसे ग्राफ को बना दीजिएगा। ये कॉनकेव बना हुआ है सर, समझ में तो आ गया कॉनकेव बना हुआ है, लेकिन जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं कॉपी में ना तो ये कॉनकेव कभी नहीं बनता। सर कैसे आपने कॉनकेव बनाया है, थोड़ा सा ये बताइए ना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड ध्यान से समझिएगा कि हम लोग कॉनकेव का फिगर कैसे बनाते हैं। फ्रेंड बनाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले अपने कॉपी में क्या लिखोगे, कॉम्बिनेशन लिखोगे फ्रेंड, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आप लिखोगे जो आपने 2 गुड्स लिया x और y, उनका आप नेम लिख दीजिए कि भैया मेरा x गुड है, ये मेरा y गुड है। क्लियर है फ्रेंड ना? उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको फ्रेंड यहाँ पे a लिखना है, b लिखना है, c और d लिखना है। ये वो पॉइंट है जो आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। उसके बाद फ्रेंड क्या ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है कि x में आप
पहले क्या करोगे आप 1 2 3 4 लिख दो, आप लिख दो इतना पहले कॉपी में 1 2 3 4 लिख दिया आपने ना फ्रेंड। अब इंपॉर्टेंट कहानी तो अब आई है फ्रेंड, वो यहाँ पे आई है। जब भी आप वाई ड्रॉ करोगे ना, वाई बनाओगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको फिगर को ऐसे बनाना है, कॉन्केव बनाना है, तो सारी कहानी वाई पे बेस्ड है। इसको ऐसे बनाना कि इनका रेट गिरने के समय बढ़ता हो। समझ में नहीं आया ना, बताता हूं। आप कोई नंबर यहाँ पे लिखिए, जैसे मैंने लिख दिया 9 10 लिख दिया। अब आप फॉल करिए, तो मैंने फॉल किया 1 से 9 लिख दिया, कम किया, ये बढ़ रहा था तो ये कम होगा, मैंने 1 से कम किया। अब जब अगली बार यहाँ पे गिराएंगे ना, तो ज्यादा गिराना 1 से, तो जैसे यहाँ पे 1 गिरा तो यहाँ पे 2 गिराओ। अब कितना गिरा था 2 गिराना, अब अगली बार गिराना तो 2 से ज्यादा गिराना 4 हो गया, बस हो गया। अब आप इसको प्लॉट करो ना, प्लॉट करो, देखो कोई भी ग्राफ बनाओ ना, प्लॉट कर दो, आपका ऐसे ही बनेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट था फ्रेंड। अगर आप इनके रेट को, जो फॉल की रेट को बढ़ाओगे ना, तो फ्रेंड आपका पीपीसी का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। चलिए फ्रेंड बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट डायग्राम की। देखिए फ्रेंड यहाँ पे आ चुका है, जो नंबर 2 ग्राफ है वो क्या है फ्रेंड, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का। ये लॉ कहता है कि अगर आप कंजप्शन को बढ़ाओगे तो बढ़ते हुए कंजप्शन के साथ आपकी मार्जिनलिटी मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन फॉल कर जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाना है फ्रेंड, कैसे बताना है ग्राफ बताया मैंने आपको। पहले क्या करोगे आप, पहले लाइन खींचोगे, छोटी ना बड़ी, नॉर्मल होनी चाहिए, एरो बनाएंगे, वाई लिखेंगे यहाँ पे साफ साफ, 0x यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखना है सर, आपने बताया कुछ समय पहले, यहाँ पे क्वांटिटी शो करते हैं ना, तो यहाँ पे लिख दो ना यूनिट्स ऑफ कंजप्शन। आप यूनिट्स ऑफ कंजप्शन लिखो या क्वांटिटी लिखो, क्वांटिटी कंज्यूम्ड बोथ आर सेम डिफरेंट, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या था फ्रेंड, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कंजप्शन हो गया, क्या बच गया ना, मार्जिनल यूटिलिटी बच गया बस। तो यहाँ पे फ्रेंड लिख दो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना फ्रेंड। उसके बाद क्या करना है, लॉ क्या करता है कि अगर कंजप्शन को बढ़ाओगे तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा, ये कम होगा, मतलब क्या, यही तो ग्राफ है मेरे भाई मेरे फ्रेंड्स, यही ग्राफ है आपका लॉ ऑफ डीएमयू का, क्लियर है। आप अपने ग्राफ को यहाँ भी छोड़ सकते हो, या अगर आप चाहो अपने ग्राफ को तो फ्रेंड इसको नीचे ला सकते हो, इसके भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा MUX। तो फ्रेंड ये ग्राफ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का। फ्रेंड यहाँ पे लिखा गया अपना जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू सिंगल क्वांटिटी। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे होता है सिंगल क्वांटिटी के केसेस में, तो फ्रेंड कैसे होता है, कहाँ पे होता है, ये यहाँ जिस जगह पे MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस हो जाता है ना, वहां पे अपना इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे आप उसके फिर से वही काम, लाइन खींचना है सीधे सिंपल से इतनी, उसके बाद यहाँ पे y लिखना है, o लिखना है, x लिखना है। फिर क्या करना है यहाँ पे, जैसे बताया मैंने, यहाँ पे क्वांटिटी लिखो या तो यूनिट्स ऑफ कंजप्शन लिखो, बोथ आर सेम ओनली। आप यहाँ पे लिख सकते हो क्वांटिटी कंज्यूम्ड, मैं लिख देता हूँ यूनिट्स ऑफ कंजप्शन, बोथ आर सेम फ्रेंड्स। तो यूनिट्स ऑफ कंजप्शन यहाँ पे अपना फ्रेंड लिख दिया अपने यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या लिखना है फ्रेंड, आपको फ्रेंड यहाँ पे लिखना है, आप यहाँ पे लिख दीजिए प्राइस, लिख सकते हैं आप प्राइस लिखिए, या यहाँ पे स्लैश रख लिख दीजिए MUX, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ रुपीज। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड आपको, हमने देखा ना MUX क्या होता है, MU फॉल करता है हमेशा, तो इसको फॉल करा दीजिएगा फ्रेंड आप लोग। उसको फॉल कराने के बाद यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा फ्रेंड MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज, क्लियर है। और इस केसेस में प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट रहता है फ्रेंड। तो आपको सीधी लाइन खींचनी है प्राइस की, ये लाइन सीधी गया प्राइस की, यहाँ पे फ्रेंड PX लिख दीजिएगा। जिस जगह पे दोनों मीट किए इस जगह पे नीचे पॉइंट खींचेंगे आप, यहाँ पे Q लिखेंगे यहाँ पे, इट मींस ये कंजप्शन का वो अमाउंट था। और इस पॉइंट को आप थोड़ा सा लाइन यहाँ पे एरो बना के आप बताइएगा फ्रेंड इस पॉइंट को कि यहाँ पे मेरा MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस हुआ, तो यहाँ पे फ्रेंड अपना इक्विलिब्रियम हुआ था। तो फ्रेंड चलिए आते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट ग्राफ पे। फ्रेंड यहाँ पे अपना अगला आ चुका है जिसको कहते हैं मूवमेंट अराउंड द डिमांड कर्व, और यहाँ पे फ्रेंड लिखा गया शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। देखिए फ्रेंड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट का मतलब होता है मेरे भाई कि प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर डिमांड बढ़ता हो या डिमांड कम होता हो, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ध्यान समझिएगा फ्रेंड, मूवमेंट के अंदर में दो चीजें आपकी आती हैं, कौन कौन सी, पहला एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, दूसरा
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आता है फ्रेंड। तो जब बात करते हैं फ्रेंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की, तो मतलब क्या होता है, देखिए एक्सटेंशन। और बताया मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट में डिमांड चेंज होता है, क्यों, प्राइस की वजह से ना, प्राइस की वजह से। यहाँ पे लिखा गया एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड का एक्सटेंड होना। डिमांड कब बढ़ेगा, बताओ डिमांड कब बढ़ेगा, जब प्राइस कम होगा। तो जी हाँ फ्रेंड, एक्सटेंशन का मतलब होता है प्राइस कम होना, डिमांड बढ़ जाना। और फ्रेंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, फ्रेंड आप लोग एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म लिखोगे, वहां पे शॉर्ट नाम ना लिख देना। तो कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब प्राइस बढ़ेगा ना तो डिमांड कम होगा, डिमांड कोई नहीं कर देगा। तो जब प्राइस बढ़ेगा फ्रेंड तो डिमांड कम हो जाएगा, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। तो फ्रेंड इसका ग्राफ कैसे बनाना है, फिर से वही काम, लाइन ड्रॉ करनी है, इतना सिंपल सी, एरो बनाना है, यहाँ पे y लिखना है, o लिखना है, x लिखना है। यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फ्रेंड्स प्राइस लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे प्राइस लिखोगे OP, उसके बाद आप पहले ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे अपने कॉपी में OQ। क्लियर है, अब ध्यान समझिएगा। बनाते हैं अगर हम लोग एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, तो क्या होता है, प्राइस कम हुआ, प्राइस कम करना है ना, तो प्राइस को इसके नीचे ड्रॉ करो, इसके नीचे, यहाँ पे ड्रॉ, इसके नीचे ड्रॉ कर लो, इसके नीचे ड्रॉ करना, P1 लिख दो। और ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, डिमांड क्या होना चाहिए, डिमांड ज्यादा होना चाहिए, डिमांड बढ़ना चाहिए, तो डिमांड को इसे बढ़ा देना, इससे ज्यादा, बस हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, ये अपना फ्रेंड है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है फ्रेंड। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन क्या मतलब होता है, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो प्राइस को बढ़ा दो ना, प्राइस को OP से ऊपर कर दो, बढ़ा दो, तो OP2 लिख दो। और डिमांड क्या होना चाहिए, डिमांड फॉल कर गया, डिमांड कम होना चाहिए, तो OQ पहले डिमांड था, अब इसको कम कर लो, इसको कम कर लो, तो थोड़ा सा ये बनाया, ये इससे कम, तो बन गया ना अपना फ्रेंड। तो ये क्या अपना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फ्रेंड। क्लियर है ना, तो ये अपना हो गया मूवमेंट के अंदर में फ्रेंड। अगर मैं बता चुका पहले भी कि आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड शिफ्ट का। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, शिफ्ट का मतलब होता है प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन तब भी डिमांड बढ़ गया, डिमांड तब भी कम हो गया। तो इसके अंदर में फ्रेंड शिफ्ट के अंदर में दो चीज आपकी आती है, कौन कौन सी अपनी आती है, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है। दूसरा होता है डिक्रीज इन डिमांड। अब बताया मैंने ना, इसमें प्राइस चेंज नहीं होता, तो प्राइस क्या है, कांस्टेंट है अपना, लेकिन तब भी डिमांड इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गया लेकिन प्राइस में चेंज नहीं आया, तो प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिमांड बढ़ जाता हो। डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस में चेंज नहीं आएगा, प्राइस कांस्टेंट रहता है हमेशा शिफ्ट के अंदर में, तो प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कम हो गया, तो इसको फ्रेंड बोलते हैं शिफ्ट डिमांड। ग्राफ कैसे बनाएंगे, सिंपल सा वही काम, पहले लाइन ड्रॉ करना है, एरो बनाना है, वाई बनाना है, ओ लिखना है, एक्स लिखना है, यहाँ पे क्वांटिटी शो करना है, जैसे बता रहा हूँ आपको हर ग्राफ में क्वांटिटी लिखना है, यहाँ पे फ्रेंड प्राइस लिखना है। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड माय डियर, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद फिर सही काम ओपी लिखोगे, आप ओपी पे पहले ओक्यू शो करोगे फ्रेंड, तो प्राइस क्या यहाँ पे बढ़ा है, प्राइस नहीं बढ़ा, प्राइस ओपी रह गया, तो ओपी के ही प्राइस पे डिमांड बढ़ा दो ना, तो डिमांड को बढ़ा दो, प्राइस यही रहेगा, तो ये लो डिमांड बढ़ा दिए, पहले डिमांड ओक्यू था, अब डिमांड OQ1 हो गया, OQ1 हो गया, तो इस पोर्शन को बोलते हैं फ्रेंड, क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। एग्जाम में आपको फुल फॉर्म लिखना है फ्रेंड। अब देखिए डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिमांड कम हो गया, तो डिमांड पहले OQ था, डिमांड को कम कर दो इससे, तो कम कर दिया, ये लीजिए कम कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। चलिए फ्रेंड आते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट ग्राफ पे। फ्रेंड आज का अपना अगले 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ, फ्रेंड इंपॉर्टेंट ग्राफ बता रहा हूँ लोगों को, इस ग्राफ को फ्रेंड बिल्कुल भी अवॉइड ना कीजिएगा, इसको 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड कुछ ऐसे ग्राफ हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दिया तो इकोनॉमिक्स का पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ बनाना, अगर ग्राफ गलत है तो मार्क्स तो यहीं पर गलत हो गया फ्रेंड। अगर आपने भले लिखा हुआ मैटर आपका कुछ भी हो, अगर ग्राफ सही है फ्रेंड तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे के जाएगा, तो ग्राफ को ध्यान
समझना है फ्रेंड। अगले दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है अपने, वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को फ्रेंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड अगर आपने अभी तक ग्राफ आपको सब समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को मैक्सिमम से शेयर करिए फ्रेंड, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है। उसमें क्या करना है फ्रेंड, आपको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। आपको क्या करना है, पहले आप सबसे पहले यहाँ पे दो लाइन खींचने वाले हो, एक पहले ऐसे बनाओगे आप, क्लियर है, ये वाई ओ एक्स आप यहाँ पे लिखोगे फ्रेंड, आप नीचे लिखोगे अपना यहाँ पे जो यहाँ पे लिखने वाले हो फ्रेंड, वो ये अपना हो गया। और उसके बाद फ्रेंड क्या करना है आपको, ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ पे फ्रेंड अपने लेबर्स लिखना है, यहाँ पे आप लेबर लिखोगे, लेबर्स लिखोगे अपने फ्रेंड, यहाँ पे लिख दीजिए अपने लेबर्स लिख दीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड। उसके बाद आपको इस वाले में लिखना है, इस वाले स्लॉट में मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट आप यहाँ पे लिखना है फ्रेंड, और यहाँ पे फ्रेंड आपको टोटल प्रोडक्ट लिखना है फ्रेंड, क्लियर है ना। फिर क्या करना है आपको फ्रेंड, आपको इस वाले में फ्रेंड आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस वाले ग्राफ में मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट बनाना है। आप पहले एवरेज प्रोडक्ट बनाओगे, देखिए कैसे बना रहा हूं मैं, ये उठाया मैंने, ये उठाया, ये यहाँ तक फॉल कर दिया, क्लियर है। ये अपना क्या है फ्रेंड, ये अपना ये पहले, ये अपना फ्रेंड पहले मार्जिनल प्रोडक्ट है, सॉरी फ्रेंड, ये अपना पहले ये क्या अपना, ये अपना पहले मार्जिनल प्रोडक्ट है। आप उठाओगे, फॉल उठाओगे आप यहाँ पे, फिर नीचे गिराओगे और इस एक्सिस के नीचे तक ले जाओगे, इस एक्सिस के फ्रेंड नीचे तक ले जाएंगे अपने इस ग्राफ को, मार्जिनल प्रोडक्ट के ग्राफ को उठाएंगे पहले और नीचे तक ले जाएंगे। फिर आपको उठाना है अपना दूसरा ग्राफ जो है एवरेज प्रोडक्ट का। फ्रेंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब उठाओगे आप, तो जब आप उठाओगे ना तो यहाँ पे जब पहुंचेगा ना तो उसको कांस्टेंट करना है, तो मतलब कि कुछ समय के लिए उसको कांस्टेंट रखना है जब एवरेज प्रोडक्ट उठाएंगे। तो देखिए फ्रेंड मैं उठा रहा हूँ, यहाँ पे ये उठाया मैंने, उठाया यहाँ पे ले गया ना, यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा कांस्टेंट रखेंगे, अब फॉल कराएंगे तो ये अपना फ्रेंड अपना एवरेज प्रोडक्ट, क्लियर है फ्रेंड। तो पहले मार्जिनल प्रोडक्ट बनाओगे, सीधे खींचोगे अपना यहाँ पे, इसके नीचे आना चाहिए, फिर आप ड्रॉ करोगे अपने एवरेज प्रोडक्ट को जो यहाँ पे आके कुछ समय के लिए कांस्टेंट होगा फ्रेंड, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान समझिएगा, जिस जगह पे मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट हुआ था, अपना मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट हुआ था, आप उसके सामने एक लाइन खींचोगे, यहाँ पे आप खींचोगे यहाँ फटाफट, सीधे सिंपल सीधी लाइन फ्रेंड, अपने सीधी लाइन होनी चाहिए अपने, ठीक है ना, सीधी लाइन पे फ्रेंड होनी चाहिए। थोड़ा सा मेरे पास क्लियर नहीं है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप सीधे लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप जिस पॉइंट पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो था, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो था, इसके सामने भी एक लाइन खींचोगे आप फ्रेंड, अपना खींचो फटाफट सीधी लाइन, स्केल से ड्रॉ करिए फ्रेंड। आप लोग मेरे पास स्केल फिलहाल नहीं है और आपको पास स्केल आप सीधे लाइन ड्रॉ करोगे। अब आप इसके बाद एवरेज प्रोडक्ट को बनाओगे, मतलब सॉरी टोटल प्रोडक्ट को बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे, ये शेप देखिएगा फ्रेंड, ये उठाएंगे, ये ले जाएंगे अपना, ये उठा के यहाँ अपना टॉप करा देंगे, ये अपना पॉइंट हो गया टोटल प्रोडक्ट का। इस पॉइंट को फ्रेंड बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से पहले अपना टोटल प्रोडक्ट जो था इंक्रीज करता था इंक्रीजिंग रेट पे, और उसके बाद अपना इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट पे अपना टोटल प्रोडक्ट अपना, क्लियर है फ्रेंड अपना। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड अपने इस टाइप ऑफ कॉस्ट के ग्राफ का। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे देखने वाले अलग अलग तरह के ग्राफ फ्रेंड। तो देखिए क्या है, जैसे मान लिया फ्रेंड, अपना ध्यान समझिएगा फ्रेंड, अपने क्या है, आप यहाँ पे वाई ड्रॉ करोगे, अब यहाँ पे ओ लिखोगे, एक्स लिखोगे, यहाँ पे अपना लिख दीजिए, आप क्वांटिटी लिख दीजिए अपने, आप कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी लिख दीजिए, आउटपुट लिख दिया, फिर बताया मैंने क्वांटिटी लिख सकते हो यहाँ पे। आप यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे फ्रेंड। उसके बाद आपको कौन सा ग्राफ बनाना है फ्रेंड, ये देखिए अपना पहला ग्राफ हो गया, ये टीएफसी है, टीएफसी में कांस्टेंट रहता है, तो टीएफसी ऐसे बनाओगे। फिर आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनाना है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से उठेगा, पहले कॉन्केव डाउनवर्ड होता है, फिर कॉन्केव अपवर्ड होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले कॉन्केव डाउनवर्ड होता है, फिर कॉन्केव अपवर्ड होता है। तो पहले आप यहाँ से उठा के ये गिराओगे, फिर उठाओगे, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए पहले कॉन्केव डाउनवर्ड बना, फिर कॉन्केव अपवर्ड बना फ्रेंड। ऐसा क्यों होता है बता चुका पहले भी, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। हम लोगों ने जब पहले पढ़ रहे थे, हम लोग जब आपको क्लासेस दे रहा था स्टार्टिंग में, तो बताया था मैंने आप लोगों को कि ऐसा क्यों होता है फ्रेंड। अगर चाहते हो ब्रीफ में पढ़ना किसी भी चैप्टर को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिएगा फ्रेंड। चलिए अब फ्रेंड यहाँ से ड्रॉ करते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे बनता है, टोटल कॉस्ट फ्रेंड क्या करते हैं, अपना सीधे यहाँ से इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट से आप ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट में अपना इसके जोड़ दो, इस पॉइंट पे इतना जोड़ दो,
और जो भी आता हो ना उसके ऊपर ग्राफ बनाना ऐसे, जैसे देखो मैंने इतना जोड़ दिया, इतना आ गया, ये इतना जोड़ दिया कि टोटल कॉस्ट है। इस पॉइंट के बाद मैंने इसी डिस्टेंस को उसमें जोड़ दिया कि जो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस यहाँ पे फ्रेंड अपनी होनी चाहिए, दोनों डिस्टेंस अपने सेम होनी चाहिए और फिर आपका टोटल कॉस्ट बन जाएगा। तो फ्रेंड हम लोगों ने कोशिश किया आपके एग्जामिनेशन होने वाले मार्च को उससे पहले एक ऐसी वीडियो लाके जहाँ आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ बना के, फ्रेंड ये इंड नहीं है, इसका पार्ट 2 आने वाला है जो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। 2 वीडियो के अंदर हम लोग पूरे ग्राफ को समझाने वाले हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो थी जहाँ हमने कुछ सीखा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा, चैनल पर अगर नए हो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं साथ एक अगली वीडियो में, तब तक सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।